गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 36 आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ का। इसकी थियोरी हम पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक डेफिनेशंस, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशंस हमने सीखी है। जस्ट पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा है कुछ जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? तो जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो, यानी कि क्रय की प्रकृति का एकीकरण होता है, तब किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होती है इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, वो हमने सीख लिया। आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तब परचेजिंग कंपनी की बुक्स में किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाएगी। देन सबसे पहली चीज़ तो हम कब सीख रहे हैं, क्या पॉइंट है हमारा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, यानी कि क्रय की प्रकृति का अमालगमेशन है। और हम एंट्रीज सीख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। वेंडर कंपनी की या ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स की एंट्रीज हम सीख चुके हैं। अब हम ट्रांसफरी कंपनी या परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर कैसे एंट्रीज करी जाएगी उनको सीखेंगे। तो वेंडर कंपनी की जो एंट्री सीखी थी पिछले क्लास में, याद है? पढ़ा आप लोगों ने उसे वापस? कैसे सीखा था हमने? 1 बाय 1 हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से हमने सारी एंट्रीज करी थी। बहुत सारी एंट्रीज हमने सीखी है। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में इतनी ज़्यादा एंट्रीज नहीं है, कुछ 5-6 एंट्रीज ही होगी। एंट्रीज कैसी? तो ये देखिए स्टूडेंट्स की वेंडर कंपनी का तो बिजनेस खत्म हो रहा था, बंद हो रहा था, समापन हो रहा था, सारे अकाउंट्स क्लोज करने थे। लेकिन परचेजिंग कंपनी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ चेंज आएगा उसके अंदर। क्या चेंजेस आएंगे? तो देखिए चेंजेस ये आएंगे कि उनके नॉर्मल एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अंदर कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटीज़ और ऐड हो जाएगी। किसकी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स? तो वेंडर कंपनी की, क्योंकि उन्होंने वेंडर कंपनी की जो भी एसेट्स, जो भी लाइबिलिटीज़ परचेज करना तय किया है वो उन्हें मिलेगी, वो उनकी कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटीज़ बन जाएगी, तो वो ऐड होगी। तो सबसे पहले हम उनसे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। उसके बाद देखिए कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट भी तो होगा। परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पेमेंट करेगी ना परचेज कंसिडरेशन का, तो उससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज हमें करनी है। कुछ एंट्री हो सकती है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का जो खर्चा है ना, वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के एक्सपेंडिचर्स जो है उनको बियर करे परचेजिंग कंपनी, तो उसे तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ जर्नल एंट्रीज होगी। स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले बिजनेस परचेज कर रही है ना, परचेजिंग कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस परचेज कर रही है। किसका? वेंडर कंपनी का। देन फर्स्ट एंट्री हमारी होगी व्यवसाय क्रय करने पर या बिजनेस परचेज करने पर। तो व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड तो हमारे पास क्या क्या होगा? तो हमें एसेट्स भी आएगी, कुछ लाइबिलिटीज़ में हमारी नहीं आने वाली। तो एसेट्स डेबिट बैलेंस से आएगी। एसेट्स के अकाउंट किस बैलेंस से होंगे? डेबिट बैलेंस से ओपन होगा। और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस से। और इसी एंट्री के साथ में एंट्री की जाएगी आपका परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की। तो बिजनेस परचेज के साथ में ही परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो परचेज के बदले में कंसिडरेशन का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो कंसिडरेशन को साथ के साथ क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। तो देखिए परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर ड्यू होने का मतलब परचेजिंग कंपनी को तो देना है, तो वो वेंडर कंपनी को क्या बनाएगी? अपना क्रेडिटर बनाएगी। जैसे हमने वेंडर कंपनी में किया था ना, उसे परचेज कंसिडरेशन लेना था, तो उसने परचेजिंग कंपनी को अपना क्या बना दिया था? डेटर बना दिया था कि आप हमें दीजिए। तो ये क्या कर देंगे? वेंडर कंपनी को अपना क्रेडिटर बना देंगे कि हम आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो एसेट्स ली गई हैं उन एसेट्स को लिखा जाएगा। जिस वैल्यू पर ली गई है उस वैल्यू पर लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मर्जर नहीं है कि बुक वैल्यू पर लेना ज़रूरी है, मर्जर नहीं है कि सारी एसेट्स को लेना ज़रूरी है। जो एसेट्स लेना तय किया वो एसेट्स लिखो। जिस वैल्यू पर लेना तय किया गया है उस वैल्यू पर लिखा जाएगा। कोई आपको सारी की सारी बुक वैल्यू पर लेना ज़रूरी नहीं है। जिस वैल्यू पर आपने लेना तय किया उस वैल्यू पर लिख दो। उसके यहाँ पर लिख दो, एक तरीके से इसको फेयर वैल्यू ले सकते हैं कि उचित मूल्य पर, या फिर उचित मूल्य का मतलब भी वही होता है ना कि जिस वैल्यू पर लेना था क्या, तो फेयर वैल्यू पर लिखा जाएगा, रिवैल्यूड प्राइस पर लिखा जाएगा। अगर दे रखा है तो नहीं है रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू पर लिख दो, सिंपल सी चीज़ है। तो एग्रीड, जिस वैल्यू पर दोनों एग्री हुए हैं उस वैल्यू को लिखा जाएगा। सारी एसेट्स 1 बाय 1 लिखी जाएगी नई वैल्यूज़ पर। उसके बाद टू
लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कुछ लाइबिलिटीज़ भी आपने अगर उनकी ली है, ये भी फेयर वैल्यू पर, जितनी जितनी लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटी जिस वैल्यू पर लेना तय किया है उस वैल्यू पर वो लाइबिलिटी भी लिख दी जाएगी। सिंपल। फिर अब ये खरीदने के बदले आप उनको क्या दे रहे हो, आप उनको परचेज कंसिडरेशन दोगे ना, तो उस परचेज कंसिडरेशन को इधर क्या करो, ड्यू करो। ड्यू किस नाम से किया जाएगा, तो देखिए वेंडर कंपनी तो अब समाप्त होने वाली है, तो उसके नाम से तो नहीं किया जाएगा। जब भी किसी कंपनी का समापन होता है ना, तो उसका सारा बिजनेस जो है ना वो एक समापक को, एक लिक्विडेटर को दे दिया जाता है। वो लिक्विडेटर उसके बिजनेस से रिलेटेड सारे काम करता है, मतलब उसके एसेट्स को बेचना, उसकी एसेट्स को बेचना, हाँ लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना, ये सारा काम कौन करता है, एक लिक्विडेटर करता है। तो यहाँ जो परचेज कंसिडरेशन हो किस नाम से ड्यू होगा, टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी मीन्स नाम आ जाएगा ना, जो भी कंपनी का नाम होगा आपका, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, उसके लिक्विडेटर्स को हम पेमेंट करेंगे और फिर लिक्विडेटर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करता रहेगा। तो परचेजिंग कंपनी पेमेंट किसको करेगी, लिक्विडेटर को करेगी। तो इसके लिए वो क्रेडिटर भी किसे बना रही है, लिक्विडेटर्स को बना रही है। तो हमने क्या किया, समझो चीज़ को, जो एसेट्स ली है उन्होंने एसेट्स को डेबिट करके अपनी एसेट्स बना लिया, जो लाइबिलिटीज़ ली है उनको क्रेडिट करके उनको अपनी लाइबिलिटी बना लिया, और जो पेमेंट हमें करना है परचेज कंसिडरेशन का उसको भी यहाँ पे हमने ड्यू कर दिया। ये कौन से अमाउंट है, परचेज कंसिडरेशन। सिंपल, समझ में आ गई चीज़, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस एंट्री के अंदर डिफरेंस हो सकता है। डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट ज़्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर कम या ज़्यादा है तो कैसे, मान लीजिए आपने एसेट्स तो ली हैं 50 लाख की, टोटल सारी एसेट्स मिला कितनी हो गई 50 लाख, लाइबिलिटीज़ आपने ली हैं 20 लाख रुपए, फाइन। और आपने परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करके उनको बोला कि 35 लाख का पेमेंट करें, फाइन। 50 लाख की एसेट, 20 लाख की लाइबिलिटी, नेट आपको कितना मिल रहा, 30 लाख। 30 के बदले आप 35 लाख दे रहे हो। एक्सेस पेमेंट क्यों कर रहे हो, कब किया जाता है किसी बिजनेस को परचेज करते टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट, जब उस बिजनेस के अंदर एक इंटेंजिबल एसेट हो, और उस इंटेंजिबल एसेट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, गुडविल कहा जाता है। तो ये डिफरेंस किस वजह से आया है, गुडविल की वजह से। तो जो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड कम है, एक्सेस पेमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, गुडविल, और हमारी जर्नल एंट्री खत्म। कुछ रिवर्स कंडीशन भी हो सकती है, लाइक 25 लाख का ही पेमेंट हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि आपने 50 लाख की एसेट ली, 20 लाख की लाइबिलिटीज़ ली, मीन्स 30 लाख का अप्रोक्स आपने लिया है, उसके बदले सिर्फ 25 लाख का पेमेंट किया, आपको तो प्रॉफिट हो गया ना। हमें 30 लाख की नेट चीज़ मिल गई और उसके बदले देना सिर्फ 25 लाख पड़ा। कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, कैपिटल रिजर्व के अंदर, कितना 5 लाख। तो ये बैलेंसिंग फिगर, तो एक ही एंट्री के अंदर दोनों चीज़ें नहीं होगी, या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रही है बात। एसेट्स जो ली डेबिट करो, लाइबिलिटीज़ जो ली क्रेडिट करो, लिक्विडेटर्स के लिए आप परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दो, और उसके बाद अकाउंट का जो भी बैलेंस बचता है, डेबिट साइड कम है गुडविल के नाम से आ जाएगा, क्रेडिट साइड कम है कैपिटल रिजर्व के नाम से आ जाएगा, और इस तरीके से आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए बिजनेस परचेज करने की एंट्री। तो बिल्कुल ही सिंपल से हमारी एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अब हम देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, परचेज कंसिडरेशन को ड्यू कर दिया ना, हमने उनको अपना क्रेडिटर बना दिया। किसी को भी अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है कि हमने उसको अपना क्रेडिटर बनाया, उसको पेमेंट करेंगे। तो बिल्कुल अब यहाँ पर लिक्विडेटर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो एंट्री होगी स्टूडेंट्स, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने पर। अब देखिए कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। हमने पढ़ा ना पहले भी, कैसे कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, क्योंकि ये तो क्या है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। तो ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि सारा का सारा आपको अपने इक्विटी शेयर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे भी कर सकते हो, कैश कर सकते हो, शेयर्स में कर सकते हो,
आप अपने डिबेंचर्स में कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स में कर सकते हो, अदर सिक्योरिटी में भी कर सकते हो। तो अब पेमेंट हम करेंगे, हमने इन लिक्विडेटर्स को क्रेडिट करके इनको अपना क्या बना दिया था, क्रेडिटर बनाया। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे किस अमाउंट से, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से। तो लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू, जिस फॉर्मेट में पेमेंट किया जा रहा है, टू बैंक अकाउंट। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इक्विटी शेयर्स में पेमेंट कर रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वहाँ हमने लिखा था इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, इनके तो अपने शेयर है, ये तो अपनी कैपिटल इशू कर रहे हैं ना, तो यहाँ किस नाम से आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं तो 2% डिबेंचर्स अकाउंट। ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हुआ। समझ में आई चीज़? जिस फॉर्म में आपको पेमेंट करना है उस फॉर्म में आप ये जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हो गया। अब इसके बाद दोनों चीज़ें हो गई, बिजनेस परचेज हो गया, परचेज कंसिडरेशन जो भी देना था जिस भी तरीके से वो हमने दे दिया। अब आती है कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज जो कि हर क्वेश्चन के अंदर हो, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली एंट्री हमारी आएगी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यानी कि समापन व्यय, इनका पेमेंट अगर किया जाए परचेजिंग कंपनी के द्वारा तो ही इसकी बुक में एंट्री होगी। अगर वेंडर कंपनी पर अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट खुद कर रही है तो ऐसे केस में परचेजिंग कंपनी को कोई एंट्री करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करती है तो परचेजिंग कंपनी को भी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पेमेंट किया है। तो जब भी हमें कोई पैसा मिलता है या हम पैसा किसी को देते हैं तो उसकी एंट्रीज तो हम करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये पेमेंट का एंट्री करना है। याद रखिए कि पैसा जाएगा, दैट मीन्स बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या। तो इस एंट्री के अंदर जो हमने बिजनेस परचेज की एंट्री करी है उसमें मैंने बताया था ना, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी ही होगी। तो जो भी अमाउंट इस एंट्री के अंदर आई है, गुडविल में अमाउंट आई है या फिर कैपिटल रिजर्व में आई है, उसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्यों? तो देखिए कि गुडविल अगर आया है उस एंट्री के अंदर तो इसका मतलब है कि हमने उस कंपनी के गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट किया। तो ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं ना वो भी उनकी गुडविल के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा और इसलिए गुडविल को डेबिट कर दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन की अगर कैपिटल रिजर्व आया मैम तो वहाँ हमने लिखा था कि हमें प्रॉफिट हो गया, हमें कम पे करना पड़ा, लेकिन यहाँ हमें उस कंपनी के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ा तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, तो इसलिए हमने कैपिटल रिजर्व को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ में आई चीज़? और मैम अगर इस एंट्री के अंदर दोनों ही बराबर आ जाए, मतलब डेबिट क्रेडिट साइड बराबर हो, ना तो गुडविल आया ना तो कैपिटल रिजर्व आया, तो फिर हम किससे एंट्री करें, तो हमें गुडविल से एंट्री करें। समझ में आई चीज़? इस एंट्री में गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व है तब तो उससे एंट्री करो, कुछ नहीं है इस एंट्री के अंदर, बराबर हो गई वैसे तो आप सीधे से गुडविल से एंट्री करो। क्या एंट्री हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गई चीज़? तो ये थी हमारी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री। अब इसके बाद आती है स्टैट्यूटरी रिजर्व, हिंदी में हम इसको कहते हैं वैधानिक संचय। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व को। कौन से रिजर्व्स होते हैं? ऐसे रिजर्व्स जो कि किसी कानून, किसी अधिनियम या किसी एक्ट के तहत कंपनी को अपनी बुक्स के अंदर बना के रखना कंपलसरी होता है, वैधानिक रूप से अनिवार्य है कि ये आपको रखना ही पड़ेगा। इनका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 5 साल 10 साल इतने सालों के लिए आपको इस रिजर्व के नाम से अपनी बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट शो करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा कोई रिजर्व वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर था, मान लीजिए वेंडर कंपनी की बुक में कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व था 2 लाख रुपए से और उसको बना के रखना है 8 साल तक और अभी तक सिर्फ 5 साल निकले हैं, मतलब 3 साल तक वो रिजर्व अब भी रहना चाहिए बुक्स के अंदर, लेकिन वेंडर कंपनी का तो बिजनेस ही बंद हो रहा है, वाइंड अप हो रही है कंपनी। तो ऐसे केस में उस कंपनी का बिजनेस परचेज कौन कर रही है?
उस कंपनी का बिजनेस हमारी परचेजिंग कंपनी, हमारी ट्रांसफरी कंपनी ले रही है, तो उस ट्रांसफरी कंपनी को, उस परचेजिंग कंपनी को उस वेंडर कंपनी के उन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को भी लेना पड़ेगा और उन रिजर्व्स को अपनी बुक्स के अंदर शो करना पड़ेगा। कब तक? जब तक उनको बनाए रखने की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। समझ में आ रही है चीज़? तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व है? तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स रिजर्व है ये आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व है और इसे अभी तक बनाए रखना है। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर तो हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व से रिलेटेड एंट्री करनी है। कैसे? तो देखिए, अब हमें परचेजिंग कंपनी के व्यू से हम देख रहे हैं उस कंपनी की बुक्स में एक कोई नया रिजर्व आने वाला है, और रिजर्व कौन सा बैलेंस में होता है? क्या बैलेंस होता है रिजर्व का? क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो हम उस रिजर्व को तो क्रेडिट करेंगे, देन डेबिट क्या किया जाएगा? तो डेबिट करने के लिए यहाँ एक नया अकाउंट खोला जाता है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो भी उस रिजर्व का नाम होगा ना उस नाम से एंट्री होगी टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। एक से ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स हो वो लिख दिए जाएंगे। समझ में आई चीज़? क्लियर एकदम? तो स्टैट्यूटरी रिजर्व, अगर क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है किसी रिजर्व के लिए तो ही हमें एंट्री करनी। ये दोनों एंट्रीज तभी होगी जब इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस परचेजिंग कंपनी ने पे किया तो एंट्री करनी है। स्टैट्यूटरी रिजर्व इफ एनी अगर है ना तो ही एंट्री करनी है, वरना एंट्री नहीं करनी है। सिर्फ ये 2 एंट्रीज होती है परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर। क्लियर? ये जो एंट्री हमने करी है, इस एंट्री से हमने क्या किया? स्टैट्यूटरी रिजर्व को परचेजिंग कंपनी की बुक्स में ले आए। अब हमने जो एग्जांपल लिया था, मैंने अभी बताया था कि 8 में से 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब 3 साल और बनाए रखना है। तो जब 3 साल खत्म हो जाएंगे, क्या उसके बाद भी ये कंपनी इस रिजर्व को अपनी बुक्स के अंदर रखेगी? देन नो, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री करके दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाएगा। तब तक स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स इन सरप्लस के अंदर शो होता रहेगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट अदर नॉन करंट एसेट्स साइड पे शो होता रहेगा। और जब रिवर्स एंट्री होगी तो दोनों ही अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमालगमेशन एडजस्टमेंट। समझ में आ गई चीज़? तो इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी जब हमारा अमालगमेशन परचेज के नेचर का होता है। क्लियर? तो हमने परचेज के नेचर के अमालगमेशन में परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री समझ ली, वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री समझ ली, सारी एंट्रीज खत्म हो जाती है यहाँ पर। अब हम सीखेंगे कि जब अमालगमेशन मर्जर के नेचर का होता है तो ऐसे केस में कैसे एंट्रीज की जाएगी। दोनों कंपनीज की बुक्स में एंट्री फिर से सीखेंगे, वेंडर कंपनी की बुक्स में भी और परचेजिंग कंपनी की बुक्स में भी। मर्जर के नेचर का अमालगमेशन किसे कहते हैं? पढ़ा था ना हमने, 5 कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि अगर वो 5 कंडीशंस एक साथ पूरी होती है तो अमालगमेशन को मर्जर के नेचर का अमालगमेशन कहा जाएगा। अदरवाइज अमालगमेशन हमारा क्या बन जाएगा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। 5 कंडीशंस याद है? तो हमें देखना है क्वेश्चन में क्या 5 कंडीशंस पूरी हो रही है। अगर हो रही है तो ऐसे केस में हम उसको मर्जर के नेचर का अमालगमेशन मानते हुए जर्नल एंट्रीज कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली लिखा जाएगा कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मर्जर वाली जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। तो चलिए, मर्जर के नेचर के अमालगमेशन में भी हमें परचेजिंग वेंडर दोनों कंपनी की बुक्स की एंट्रीज को समझना है। स्टार्ट करें हम, स्टार्ट करते हैं। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। पहले हम वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर एंट्रीज समझेंगे। हमने जब परचेज के नेचर का अमालगमेशन पढ़ा था तो हमने बहुत सारी एंट्रीज समझी थी, ठीक उसी तरीके से एंट्रीज होगी मर्जर के नेचर का अमालगमेशन में। कुछ डिफरेंस आएंगे। देखिए, वहाँ पर हमने फर्स्ट एंट्री देखी थी कि हम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे, सिर्फ उन एसेट्स को जो एसेट्स परचेजिंग कंपनी लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब मर्जर के नेचर का अमालगमेशन है तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं ना, सारी की सारी एसेट्स परचेजिंग कंपनी को लेनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर सारी एसेट्स को किया जाएगा, बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्लोज का अकाउंट करना है तो क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा?
रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एक एक करके एसेट्स का नाम लिखते जाएंगे, जो भी एसेट्स हैं उनको क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज करेंगे। फिर आएगी बात लाइबिलिटीज़ की, तो सेम इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा किस में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस वाली होती है, क्लोज करना अकाउंट डेबिट कर दो, एक एक करके सारी लाइबिलिटीज़ को लिखा जाएगा। तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड सब कुछ हो गया। वहाँ हमने 2 एंट्रीज और सीखी थी कि कुछ ऐसी एसेट्स जो कि परचेजिंग कंपनी नहीं ले रही है उनको सेल आउट किया था, और कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ भी थी स्टूडेंट्स जिनको कि परचेजिंग कंपनी नहीं लेने वाली है, उनको हमने डिस्चार्ज किया, यानी कि उनका पेमेंट हमने खुद किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन होगी ही नहीं। अब इसके बाद हमारी बैलेंस शीट की सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज आ गई, इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर भी क्या है, लाइबिलिटी है, तो हमें यहाँ पर डिबेंचर से रिलेटेड भी कोई अलग से एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे आएंगे परचेज कंसिडरेशन पर। तो यहाँ पहले क्या किया जाएगा, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने पर लगभग सारी एंट्रीज सेम होती है, इसलिए मैं थोड़ा इनको स्पीड में वापस से हर एक चीज़ आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, पिछली क्लास में ही हमने डिस्कस किया है। तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे, वैसे ही एंट्री करी जाएगी जैसे परचेज के नेचर के अमालगमेशन में होती है। करना क्या है, परचेजिंग कंपनी को अपना डेटर बनाना है, तो बना दो, एंट्री कर दो परचेजिंग कंपनी, तो परचेजिंग कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा, तो परचेज कंसिडरेशन रिसीव होने पर, तो याद करिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी मर्जर के नेचर के अमालगमेशन के लिए कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट 100% इक्विटी शेयर कैपिटल में होगा, सिर्फ फ्रिक्शंस के लिए कैश पेमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर या फिर कोई दूसरी सिक्योरिटी का नाम आना तो पॉसिबल है ही नहीं। एंट्री में क्या चीज़ें आ सकती है, तो बैंक, और बैंक भी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस के लिए। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, ओके, टू परचेजिंग कंपनी, क्योंकि परचेजिंग कंपनी को हमने पहले अपना डेटर बनाया, अब उन्होंने जब पेमेंट कर दिया तो अब हम उनके अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके। तो जो भी है 100% शेयर कैपिटल में है तो कैश या बैंक का नाम नहीं आएगा, कुछ फ्रैक्शन के लिए कैश दिया जा रहा है तो इन दोनों का नाम लिख दिया जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगी, हमारी परचेजिंग कंपनी का। समझ में आई चीज़, परचेज कंसिडरेशन हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड सेम वही एंट्रीज होगी जो कि हमने परचेज के नेचर के अमालगमेशन में पढ़ी है। 3 कंडीशंस पढ़ी थी अगर आप लोगों को याद है। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर वेंडर कंपनी अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करती है, एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल वही है। अगर परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करिए तो वेंडर कंपनी को कोई जर्नल एंट्री करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ पेमेंट ही नहीं किया। थर्ड कंडीशन थी कि वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी से पैसा लेकर फिर अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है। तो 2 एंट्रीज हमने करी थी, फर्स्ट अमाउंट लेने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उन तीनों में से कोई भी एक केस होगा और उसके हिसाब से हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री भी करेंगे। वापस से नहीं लिख रही हूँ एंट्रीज को मैं, सेम वही एंट्रीज है जो हमने परचेज के नेचर के अमालगमेशन के अंदर पढ़ी थी। तो देखिए हमारी सारी एसेट्स हो गई, सारी लाइबिलिटीज़ हो गई, परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड काम हो गया, हमारी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज भी हमारी हो गई। अब इसके बाद हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या बचा, शेयर होल्डर्स फंड बच रहा है जिसके अंदर की हमारी शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और फिक्टिशियस एसेट्स। अब इन तीनों से रिलेटेड एंट्रीज हमें करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड एंट्रीज। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड जो भी उनका पेमेंट है वो पहले तो ड्यू किया जाएगा, यानी कि सारे पेमेंट को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे पहले किया था ना, एज इट इज़ वैसे ही हमें एंट्रीज करनी है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है।
कैसे करेंगे? कैपिटल क्रेडिट बैलेंस के साथ होती है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ताकि अकाउंट क्लोज हो जाए। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड इफ एनी, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा। और ये सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? तो ये सारा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। समझ में आ रही है चीज़? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड इफ एनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब इसके बाद वही कि डिविडेंड का अरेंजमेंट, अगर कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड आपने देना तय किया है, कोई डिविडेंड अरियर में चल रहा था और वो डिविडेंड आपने देना तय किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या है? आपका खर्चा ही तो है डिविडेंड, और सारे खर्चे, सारी आय, सारे प्रॉफिट, सारे लॉस कहाँ से लिए जाते हैं? रियलाइजेशन से। देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट। सिंपल। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड किसको मिलना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिखो, अनपेड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिखा। इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी। तो हमने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का अरेंजमेंट कर दिया, और ये डिविडेंड पे किसको होना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होना है। डन। अब इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फाइनली पेमेंट किया जाएगा, तो एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स को भी परचेजिंग कंपनी के जो न्यू शेयर्स हमें मिले हैं वो पे होने हो कुछ, तो टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, जो भी कंडीशन आपको दे रखी है। यहाँ भी वही केस है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका जितना टोटल ड्यू बन रहा था उससे कुछ ज़्यादा पेमेंट होता है या फिर उससे कुछ कम पेमेंट हो रहा है, तो जो भी डिफरेंस है वो कहाँ से चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो गई। अब हमारे रिजर्व्स बचते हैं। अब हमारे फिक्टिशियस एसेट है, वो सब किसके लिए अवेलेबल होते हैं? तो वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड चीज़ें, तो उन सबको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। देखिए कैपिटल और रिजर्व्स दोनों क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं, तो एक ही एंट्री से हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। उनका बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट करके उनको क्लोज किया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, जितने भी रिजर्व्स हैं एक एक करके लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हमने रिजर्व्स और कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है उनको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स डेबिट बैलेंस के साथ होती है, क्लोज करने के लिए उनको क्रेडिट करेंगे। देन एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, जो भी है एक एक करके हम फिक्टिशियस एसेट्स को लिख देंगे। क्लियर? सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटी, सारे रिजर्व, सब कुछ ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारी बुक में, मतलब बुक्स के अंदर कुछ ही अकाउंट ओपन रहेंगे। कौन कौन से? तो देखिए, एक तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर का बैलेंस बचा रहेगा, एक हमारे बैंक अकाउंट में कुछ बैलेंस हो सकता है, एक जो हमें नए शेयर्स मिले थे परचेजिंग कंपनी के वो बैलेंस बचेगा, और एक बचेगा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट बैलेंस। तो अब इन अकाउंट्स को भी हमें क्या करना है? क्लोज कर देना है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड एंट्रीज हम कर लेते हैं। सबसे पहले बंद होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने पर, क्लोज करने पर कैसे एंट्री होगी? तो दो कंडीशन है, या तो रियलाइजेशन पे आपको प्रॉफिट होगा या तो रियलाइजेशन पे आपको लॉस होगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है मतलब प्रॉफिट है, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस बचा हुआ है मतलब लॉस है। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर लाभ की स्थिति हो तो एंट्री कैसे हो जाएगी? लाभ का मतलब क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, क्लोज करने के लिए उसको कर दो डेबिट, और ये प्रॉफिट किसका है? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इन केस ऑफ लॉस जस्ट रिवर्स एंट्री, रियलाइजेशन में डेबिट बैलेंस बचेगा, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा?
डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई चीज समझ में? क्लियर? अब हमारे फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने पर, राइट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंस देखेंगे कि उनके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। तो जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ, उसके हिसाब से हम बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा हमेशा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एंट्री कैसे करेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जो भी इनका बैलेंस बच रहा है टू। अब इनको पेमेंट करने के लिए हमारे पास दो ही चीज़ है, या तो बैंक मतलब कैश, और सेकंड टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, जो भी परचेजिंग कंपनी का नाम होगा, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, उसके हिसाब से कर दिया जाएगा। और इस एंट्री के बाद यहाँ पर भी किसी अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस नहीं बचेगा। समझ में आ रही है चीज़? क्लियर? तो ये एंट्रीज थी इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। जब हमारा अमालगमेशन होता है मर्जर के नेचर का, अगर अमालगमेशन हमारा मर्जर के नेचर का है, तब हम परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री कैसे करेंगे। लास्ट छोटा सा टॉपिक वो बचा है एंट्री से रिलेटेड, हमारा क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी हमें किस तरीके से एंट्रीज करनी है, अब वो हम देखेंगे। परचेज के नेचर में हमने एंट्रीज देखी थी, उससे कुछ थोड़ा सा अलग रहेगा जब हमारे मर्जर के नेचर का अमालगमेशन होगा। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग या फिर ट्रांसफरी कंपनी इसको हम कहते हैं। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में तो सबसे पहले ये क्या करेगी, बिजनेस परचेज करेगी, किसका, वेंडर कंपनी का। तो यही होगा फर्स्ट एंट्री, व्यवसाय क्रय करने पर या फिर बिजनेस परचेज करने के लिए। और इसी एंट्री में क्या किया जाता है, लिक्विडेटर्स को क्रेडिटर बनाया जाता है, दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन को ड्यू किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, वन बाय वन सारी एसेट्स को, सारी एसेट्स मीन्स फिक्टिशियस एसेट्स को भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो एसेट्स है, सबसे पहली चीज़ तो ये बुक वैल्यू पर आएगी, क्योंकि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। मर्जर के नेचर में कंडीशन होती है ना, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पर लेना ज़रूरी होता है। सेकेंड चीज, इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स को लिया जाएगा। अब इसके बाद लाइबिलिटीज़ भी ली जाएगी, तो यहाँ हम लिखेंगे टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, सारी लाइबिलिटीज़, कोई सी भी लाइबिलिटी को नहीं रखा जाएगा। और ये लाइबिलिटी भी किस वैल्यू पर आएगी, बुक वैल्यू पर। ओके, अब देखिए जब हमने परचेज के नेचर का अमालगमेशन देखा था, तो वहाँ वेंडर कंपनी के रिजर्व्स को नई कंपनी की बुक्स में नहीं दिखाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ स्टेचूटरी रिजर्व को दिखाया जाता था। उसके अलावा वेंडर कंपनी का कोई भी रिजर्व परचेजिंग कंपनी की बुक्स में शो नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये नेचर अमालगमेशन जो है वो इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो यहाँ पर वेंडर कंपनी के सारे रिजर्व्स भी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में आएंगे। टू रिजर्व्स अकाउंट, जितने भी रिजर्व्स है वन बाय वन सारे रिजर्व्स को लिखा जाएगा। और यहाँ आ जाएंगे फाइनली टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी। ये हमने क्या किया, हमारे परचेज कंसिडरेशन को ड्यू कर दिया। परचेज कंसिडरेशन हमारा ड्यू हो गया। अब जब हमने परचेज के नेचर का अमालगमेशन पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि कुछ डिफरेंस हो सकता है। उस डिफरेंस को, अगर यहाँ डिफरेंस है तो उसे हम गुडविल अकाउंट से लिखते हैं, यहाँ डिफरेंस है तो हम उसे कैपिटल रिजर्व से लिखते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें याद रखिए कि जहाँ तक पॉसिबल होता है अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा, कोई नया अकाउंट खोलने की नीड यहाँ पर नहीं है। एसेट्स जब हम लिख रहे हैं, सारी एसेट्स को लिख रहे हैं ना, गुडविल होगी तो वो भी लिखी जाएगी, सीधी सी बात है। लाइबिलिटीज़ में हम यहाँ सारे रिजर्व्स भी लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जितना हो सके सेट ऑफ करना है, जहाँ तक हो सके नया अकाउंट खोलने की नीड नहीं है। क्या हो सकता है कि इधर हमारा बैलेंस क्रेडिट में ज़्यादा है, डेबिट में कम है, तो क्या कर दो, रिजर्व्स को हटाते जाओ,
जैसे कि कैपिटल रिजर्व है 2 लाख से, जनरल रिजर्व है 3 लाख से, और आपके इधर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, 5 लाख ज़्यादा आ रहा है, दोनों रिजर्व्स को एंट्री से हटा दो, एंट्री बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले तो सारे रिजर्व्स में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी है। ऑप्शन ही नहीं है कि डेबिट साइड में बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा बच रहा है, अगर यहाँ गुडविल है तो गुडविल को कम करो। क्या करेंगे, गुडविल को कम करेंगे। फिर भी अगर बैलेंस ज़्यादा है तब जाकर हम अपने रिजर्व्स को बढ़ाएंगे। समझ में आ रही है चीज़? जैसे कि हमने एसेट्स लिए, मान लो कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारी की सारी दूसरी एसेट्स थी 50 लाख, इसमें एक गुडविल भी है, अलग से लिख रही हूँ गुडविल, जैसे मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है। इधर हमने लाइबिलिटीज़ लिखा तो दूसरी सारी लाइबिलिटीज़ थी 8 लाख रुपए की, ओके। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व हमारा है 5 लाख का, कैपिटल रिजर्व हमारा है 3 लाख का। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन मान लीजिए, लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड परचेजिंग वेंडर कंपनी, एक्स लिमिटेड ही मान लीजिए, आपने परचेज कंसिडरेशन तय कर रखा है 40 लाख का। अब इस केस में क्या होगा, तो देखिए इधर तो हो रहा है 55, इधर हो रहा है 56। रिजर्व्स में आपके क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में बैलेंस ज़्यादा है। परचेज के नेचर का अमालगमेशन होता तो बिना कुछ सोचे इधर हम गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते 1 लाख से, लेकिन मर्जर के नेचर का अमालगमेशन हो तो अब क्या किया जाएगा, अगर इधर बैलेंस ज़्यादा है ना तो रिजर्व्स में से इसको सेट ऑफ करने की कोशिश की जाएगी, कम कर दिया जाएगा। क्या कर दो, इसको 4 लाख कर दो, हो गया हिसाब बराबर। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री करनी। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर आपके इधर एक्स्ट्रा आ रहा है, मान लीजिए आपने परचेज कंसिडरेशन बना है 35 लाख, कितना, 35 लाख का। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, देखिए इधर कितना हो रहा है 51, इधर हो रहा है 55। पहले हम क्या करते हैं, इधर 2 कैपिटल रिजर्व लिखा, 4 लाख खत्म। यहाँ ऐसा नहीं होगा, गुडविल में कम करो, गुडविल को 1 लाख ही कर दो, बराबर हो गया दोनों साइड। तो यही चीज़ होगी मर्जर के नेचर के अमालगमेशन में, पहले एडजस्टमेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी रिजर्व्स में, गुडविल में, जैसे भी हो पाता है। फिर भी नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर यहाँ नया अकाउंट खोला जा सकता है। समझ में आ गई चीज़? तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है बिजनेस परचेज करने के लिए। सिंपल है, एडजस्ट करना है। ये डिफरेंस रहेगा यहाँ पर परचेज और मर्जर के नेचर में, ये वाला डिफरेंस रहता है बिजनेस परचेज में। वहाँ गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट नया बिल्कुल खुल जाता है, यहाँ पहले रिजर्व्स में एडजस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद अब सेकेंड एंट्री, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट करने पर सिंपल सी एंट्री, लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी, जिनको हमने पहले क्या बना दिया था, अपना क्रेडिटर बना दिया था, उनको आप पेमेंट कर दो। तो पेमेंट यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, मतलब कैश पेमेंट अगर थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के लिए है तो वो, अदरवाइज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अपनी कैपिटल इशू करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल ही इशू की जाएगी मर्जर के नेचर के अमालगमेशन में। तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद मेन तो ये 2 एंट्रीज ही है, कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज लाइक हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अगर परचेजिंग कंपनी ने पे किए तो एंट्री क्या हो जाएगी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जो भी आ रहा है आपके एंट्रीज के अंदर। अगर आपके एंट्री में कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है तो उससे करो, गुडविल है तो उससे करो, टू बैंक अकाउंट। सिंपल ये एंट्री हमारी होगी। तो इस तरीके से हम एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी जब हमारा अमालगमेशन मर्जर के नेचर का। तो इसके साथ हमारी सारी जर्नल एंट्रीज खत्म होती है। हमने दोनों केस पढ़ लिए, मर्जर के नेचर का अमालगमेशन भी पढ़ा, परचेज के नेचर का अमालगमेशन भी पढ़ा। दोनों में ही हमने परचेजिंग और वेंडर दोनों कंपनीज के बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज करना सीख लिया है। रही बात अकाउंट्स की, तो जब हमें एंट्रीज क्लियर है तो अकाउंट्स बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन एंट्रीज को अच्छे से पढ़िए, समझिए, वापस खुद से बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई मिस्टेक होती है उसको चेक करिए और वापस से करिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी एंट्रीज आपको समझ में आ जाएगी। रटने की नीड बिल्कुल नहीं है। आगे के जो भी टॉपिक्स हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।